वॉट मोटिवेट्स अस, क्या मोटिवेट करता है हमको यादव जी? क्यों, हमको क्या मोटिवेट करता है? कोई बताएगा? यस, रेज योर हैंड एंड देन टेल मी, और आई वोंट बी एबल टू कॉम्प्रहेंड यू. यस, नीड्स, यस, गोल्स, यस, हैप्पीनेस, हाँ हिमांशी, एस्पिरेशंस सुदर्शन, मनी शास्त्र है, responsibility, okay, and yes, vision, okay, satisfaction, good, great, और कुछ? self esteem, very good, rewards for work, shabash. So these are the words you have derived from your own experiences, and the only thing which I am not happy with is Sudarshan's reply, money. खैर, एक जो सबसे अच्छी चीज है वो ये है कि वॉट एवर लैक्स मोटिवेट्स यू, वॉट एवर फील लाइक लैकिंग. जो चीज तुम्हारे पास नहीं है और तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे पास हो, यही तुम्हें मोटिवेट करती है ऐसा कि नहीं है? आप यहां पर संडे की एकदम कोजी मॉर्निंग में यहां भाग के आए हो, हैं, wherein you wanted to remain in the blanket for next 2-3 hours, and then feeling like taking a cup of tea or coffee with 2 cookies, and then again relaxing in the same bed for next 2-3 hours, getting a lunch on the bed, then sleeping again, dinner in some restaurant of your choice in the evening, and then sleeping. This is what we call Sunday, and you are here. So there must be something you are feeling short of in your life, and that is propelling you to come to the class, and this is what we say motivation. यही है ना मोटिवेशन तुम्हारा? नहीं तो तुम यहां आओगे क्यों? क्यों भाई, तुम यहां आओगे क्या? कभी नहीं आओगे. तो तुम्हारे अपनी जो कमियां हैं उनको पूरा करने के लिए तुम मोटिवेट होते हो. इट मे बी हैप्पीनेस, इट मे बी मनी, इट मे बी रिवॉर्ड, it may be position, it may be place, it may be a house, it may be a bhokal that you say in a nutshell. तो ये जब तुम कहते हो कि भाई हमें ये सब चाहिए, तो तुम्हारी इच्छाएं हैं जो अधूरी हैं और जिनको तुम पूरा करना चाहते, यही तो तुम्हें मोटिवेट कर रहा है. क्यों पढ़ने आओ यादव जी? क्योंकि तुमको लगता होगा कि हम अधिकारी बनेंगे तो डंडा लेके दौड़ जाएंगे किसी के भी पीछे. कहां के रहने वाले हो? हैं, शिवपुरी? ले लो, फिर तो पक्का ये सिर्फ और सिर्फ डीएसपी और आईपीएस बनना चाहता होगा. क्यों भाई, है ना? हाँ, क्यों? क्योंकि शिवपुरी, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, यहां का बंदा कोई कलेक्टर वलेक्टर नहीं लगता. आपने तो पुलिस में जाना है, इसको पुलिस सबसे ज्यादा पसंद है. ठीक है, तो अब आप सोचो कि जब हम कहते हैं कि व्हाट डज मोटिवेट अस, तो देयर आर लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स एंड एवरीबडी इज डिफरेंट. एवरीबडी इज डिफरेंट. आर यू नॉट अ डिफरेंट पर्सन, पर्सनैलिटी? आई एम अ डिफरेंट पर्सन, यू आर अ डिफरेंट पर्सन. So my needs may vary, your needs may vary, my need differ from your needs, your need differs from my needs. So this is what we say. और इसीलिए
जब हम मोटिवेशन की बात करते तो कोई एक बात नहीं कर सकते हम कि यही मोटिवेट करेगा हमको, ऐसा कि नहीं है? जिसके पेट में खाना नहीं हो उसको खाना मोटिवेट करेगा, जिसके पेट में खाना हो और तुम कहो कि आओ खाना देंगे तुम ये काम कर दो, उसको खाना मोटिवेट नहीं करेगा। ठीक है? किसी आदमी को कहो कि जरा 2 बाल्टी पानी भर के लेते आओ, तुम्हें हम 100 रुपए देंगे, वो 2 बाल्टी भर करके पानी लाएगा, 100 रुपए लेके चला जाएगा। लेकिन यदि तुमने मुकेश अंबानी को कह दिया कि जब 2 बाल्टी पानी भर के लिया 100 रुपए दे दूंगा, तो जिंदगी पूरी पानी भरवा देगा तुमको। आप जरा सोचो ना, क्या उसके लिए वो 100 रुपए की कोई वैल्यू है या उससे मोटिवेट होगा क्या? लेकिन एक जो गरीब आदमी वो मोटिवेट होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो जब हम कहते हैं कि किसी चीज को करने के लिए जब तक मोटिवेशन नहीं होगा तब तक काम नहीं होगा, तो जो मोटिवेशन होता है वो 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। एक को बोलते हैं वैलेंस और एक को बोलते हैं एक्सपेक्टेंसी। कितने लोगों को ये बात पता है? एक वैलेंस और दूसरा वर्ड है एक्सपेक्टेंसी। What is valence and what is expectancy? Priyanka, you raised your hands. Come up with the points. What is valence and what is expectancy? You raised your hands very quickly. Yes, Meenal. That lack in our life. You are guessing it means. तुक्का मार रही लड़की। तुक्का नहीं चाहिए मुझे, बताओ तो बताओ ना। Valence is my priority. Valence is my priority. है ना प्रायोरिटीज हमारी? हमारी प्रायोरिटी क्या है? अलग अलग वक्त पर अलग अलग प्रायोरिटी बनती जाती हैं, ऐसा कि नहीं है? है? मां, माशुका और खुदा, जीवन में ऐसी बनती प्रायोरिटी हमारी, ऐसा कि नहीं? बचपन में मां, जवानी में माशुका और बुढ़ापे में खुदा। इतने में तो हमारी प्रायोरिटीज डिसाइडेड हैं। इससे ज्यादा डिसाइड अब क्या आप करूं? तो जब आप इसको बात करते हैं तो वैलेंस इज आवर प्रायोरिटी, ये प्रायोरिटी है, तो दिस इज डिग्री ऑफ आवर प्रायोरिटी। हम उसको कितना प्रेफरेंस देते हैं, दिस इज बैलेंस। एंड देन एक्सपेक्टेंसी मीन्स प्रोबेबिलिटी, probability of the occurrence कितनी संभावना है कि वो हो जाए, ऑकरेंस ऑफ दैट इवेंट। मुझे लिखना चाहिए था इवेंट, क्योंकि मैं लैंग्वेज लिख रहा हूं प्रोबेबिलिटी वाली, लेकिन मैंने नहीं लिखा, मैं मान लूंगा। तो दिस इज, यू कैन राइट प्रोबेबिलिटी। अब ये 2 चीजें ही तो हमें मोटिवेट करेंगी। वैलेंस इंटू एक्सपेक्टेंसी। हमारा फॉर्मूला बन गया मैथमेटिक्स में, बन गया फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बना कि नहीं बना? मतलब ये है, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं।
हमारी क्लास में कुछ छोटे बच्चे भी हैं, कुछ बड़े लोग भी हैं, और इन छोटे बच्चे और बड़े बच्चों के बीच में 12-14 साल का अंतर है इसी क्लास में। बहुत डिफरेंट बात बोल रहा हूं मैं। लेकिन डॉक्टर नौप्रीत के लिए ये डू और डाई का खेल है इस बार। या तो इस बार बन जाएंगे, और उन्हें तो पूरी लाइफ पलट कर उधर नहीं देखना है, ठीक है ना। इन लोगों के लिए अभी तो बहुत वक्त है, कर लेंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो डिग्री ऑफ प्रायोरिटी है वो इनके लिए तो 100% है, लेकिन हो सकता है इनके लिए उतने 100% नहीं हो। तो ठीक है, अभी नहीं, अगले साल तैयारी कायदे से कर लेंगे, दम से कर लेंगे, अभी तो फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं, होगा ऐसा। और प्रोबेबिलिटी, अब आप जरा सोचिए ये प्रोबेबिलिटी कैसे डिसाइड होती है। प्रोबेबिलिटी के लिए बहुत सारी चीजें हैं। यदि यूपीएससी का एग्जाम आप दे रहे हैं तो आप उस यूपीएससी के लिए एलिजिबल हैं, यही आपकी प्रोबेबिलिटी है। यू आर अ ग्रेजुएट, you are a graduate, you are above 21 years of age, you have never been indicted and prosecuted for any criminal case, कोई आपके ऊपर आपराधिक मामला नहीं है ऐसा कि नहीं है, क्लियर। और not more than 32 years of age in general, if you are a general candidate, otherwise 35 years में, ठीक है। अब आप जरा मुझे बताओ कि यदि आप इस तरह से सोच रहे हो, यदि कोई बंदा 40 साल का हो, उसकी डिग्री ऑफ प्रायोरिटी 100% है, यार अपन आईएएस बनना चाहते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी 0। सो m इज इक्वल टू v इंटू ई में जब डालोगे तो v इज 100%, e इज 0, विल बी 0। मोटिवेटेड हो गया क्या पढ़ने के लिए? बोले बाढ़ में जाओ, अपने क्या कर लेंगे, उखाड़ क्या पाएंगे हम। प्रोबेबिलिटी 100% है, प्रोबेबिलिटी 100% है, लेकिन उसका कहना है मेरे बाप दादाओं ने इतना छोड़ रखा, हम अपने इस स्टेट को संभालें या हम इसमें आईएएस बन के क्या कर लेंगे हम। तो उसका कहना है कि नहीं नहीं, आई डोंट वांट टू बिकम, सो हियर इट इज 0, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी 100 है तो 0। वैसे प्रोबेबिलिटी को हमें 1 लिखना चाहिए था, लेकिन मैं तुमको समझाने के लिए 100 लिख रहा हूं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज बिटवीन 0 to 1, ठीक है। नहीं बताना पड़ता है ना, क्योंकि क्या है, तुम भी बैठे हो एक आईआईटी वाले, ये भी बैठे हैं इधर इंजीनियर, बहुत सारे बैठे हैं, हम बोल रहे हैं तो लोग सोच रहे हो बहुत बढ़िया, खूब बढ़िया प्रोबेबिलिटी जानते हो, तो बता देना पड़ता है। लेकिन छोटे बच्चों को तो बताना पड़ेगा ना हमें, ठीक है। तो ये भी है अपने पास, समझ में आ रहा है। मतलब हाई डिग्री ऑफ मोटिवेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर प्रायोरिटीज डिसाइडेड बाय यू इन लाइफ with the probability of the occurrence of that event for you। हर एक व्यक्ति का इंडिविजुअल है ना, अब ये क्या नहीं है। तो जब हम A इंटू वी की बात करते हैं तो A इंटू वी इज इक्वल टू मोटिवेशन, राइट। हो गया कि नहीं हो गया? अब तुमको A कहां से आ गया, ये तो सही कह रहे हैं, A कहां से आ गया, तुमको पूछना चाहिए था A कहां से आ गया, हमने गलत लिखा है। तो हमने पहले लिखा था VE, वही लिखना चाहिए था ना, M इज इक्वल टू VE। तो M इज इक्वल टू क्या होगा, V इंटू E, क्लियर। नाउ लेट अस कम टू द पॉइंट वेयर यू आर थिंकिंग व्हाई आई एम टीचिंग लाइक दिस, व्हाट आर द रेशनल, व्हाट आर द लॉजिक्स। ठीक, कल एक पिक्चर देख रहा मैं, डार्लिंग्स,
उसमें एस हर जगह लगाए पड़े हैं। अभी 17 मिनट की बची हुई है, नहीं देख पाया पूरी में। ठीक है, नई मूवी है, अभी अभी रिलीज हुई है, और इट इज ऑन नेटफ्लिक्स। इफ यू विश टू सी यू कैन वॉच ऑन नेटफ्लिक्स। लेकिन ठीक है, ओके ओके काइंड ऑफ। तो चलो फिर इसको पहले पढ़े हम लोग, फिर बाकी बात करें। तो ये जो हमने कहा वैलेंस इनटू एक्सपेक्टेंसी, तो हमको पता चल गया। किसी कोई क्वेश्चन पूछना है इसमें कि व्हाट इज मोटिवेशन, पूछना है किसी को? मोटिवेशन मतलब हमारी इच्छा क्या है और ये होगी कि नहीं होगी। यदि इच्छा है और नहीं होगी तो हम काहे को उठेंगे, इच्छा है और हो भी जाएगी तो हम उठ जाएंगे, बस इतनी सी बात है। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? इच्छा और संभाव्यता। ये च का वो कहां गया? इच्छा और संभाव्यता, यही है ना। अब वो जरा आगे चलें। नाउ यू हैव बिकम अ सिविल सर्वेंट, यू आर नाउ एन आईएएस। जस्ट इमेजिन दैट यू आर एन आईएएस नाउ। बहुत अच्छा लग रहा होगा, पहले मेहनत कर लो बन जाओगे। बट यू आर एन आईएएस, जस्ट एज्यूम इट, आईएएस हो। ठीक है, तुम ये देख रहे हो यार, ये भी आईएएस है, ये भी आईएएस है, ये भी आईएएस है, ये भी आईएएस। ससुर ये सब काम क्यों नहीं करते? हम क्यों इतना अच्छा काम कर रहे हैं, बाकी क्यों नहीं कर रहे हैं? हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, बाकी क्यों नहीं काम कर रहे हैं इतना अच्छा? है ना। तो जो परफॉर्मेंस है, ये क्या होता है? परफॉर्मेंस क्या है? तुम कैसे अपना काम निष्पादित करते हो। व्हाट इज परफॉर्मेंस? परफॉर्मेंस इज इक्वल टू योर एबिलिटी इनटू मोटिवेशन। तुम्हारे अंदर एबिलिटी क्या और तुम्हारे अंदर मोटिवेशन कितना है? एबिलिटी है, मोटिवेशन नहीं है, तो तुम वो काम करोगे क्या? तुम आईएएस हो, आईएएस बनने तक का मोटिवेशन था, अब काम करना है, उसका मोटिवेशन ही नहीं है। क्योंकि तुम तो सिर्फ कलेक्टर और डीएम बनना चाहते हो, बाकी किसी पोस्ट, फील्ड की पोस्टिंग चाहिए अपने को, नॉन फील्ड ऑफिस पोस्टिंग नहीं है। समझ में आता है यार, सब लोग बोलते हैं ना। तो जो एबिलिटी इनटू मोटिवेशन है वो सबसे बड़ी चीज है हमारे लिए। और यदि एबिलिटी इनटू मोटिवेशन की बात करें तो परफॉर्मेंस क्या हो गया? ए इंटू वी इंटू ई, दिस इज परफॉर्मेंस, है कि नहीं है? परफॉर्मेंस इज इक्वल टू ए इंटू वी इंटू ई। होगी बात सही? So whenever I'm trying to teach you motivation, I want to correlate it related with administrative efficiency and performance. And here I say that ability is constant because everybody is selected from the same courseware, from the same interview panel. They have been given the similar kind of training. They have been kept in similar kind of vestibular trainings. So where is the difference? Why is one IAS officer performing better and another is not? क्यों एक IAS ऑफिसर अच्छा कर रहा है? तो यहां पर यह समझ में आता है कि एबिलिटी ठीक है, तो वैलेंस और एक्सपेक्टेंसी देखो बाबू उनकी, कि उनकी इच्छा क्या है और वो कितनी तेज कर पाएंगे। एक एग्जाम्पल दें, सपोज एनीबडी इज
नॉट एबल टू सी, दृष्टिबाधित, ब्लाइंड है, आप उसको काम दे दो, जाओ देखो इंस्पेक्शन करके आओ कितने लोग वहां पर अच्छे से काम कर रहे हैं, वो कर पाएगा क्या? किसी का पैर खराब, उसको कहो दौड़ के जाओ देख के आओ, और किसी कान खराब हो उससे कहो जरा सुन के आओ ये लोग क्या आपस में बतिया रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग that these people are physically challenged, but definitely they are mentally less inclined towards certain specific works. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ काम पसंद नहीं होते, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ काम पसंद होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलना पसंद करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चुप रहना पसंद करते हैं। जो बोलना पसंद करते हैं उनको थोड़ा सा ऐसी जगह पर रखो जहां पब्लिक इंटरेक्शन हो, चुप रहना जो पसंद करते हैं उनको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में रखो। बात समझ में आ गई? तो अब जो क्वेश्चन है मेरा वो ये है कि द एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी इन द फंक्शन, चलिए तो क्वेश्चन ये हमारा है कि लिखो, क्वेश्चन लिखो, हम कुछ वाला जो क्वेश्चन बोल गए तो हम भूल गए। अब हम क्या करें, हमारी मतलब बहुत जल्दी भूल जाता हूं मैं चीज, मैं थोड़ा गजनी टाइप का आदमी हूं, ठीक है। चलो क्वेश्चन है कि मोटिवेशन इज एन इंडिविजुअल फिनोमिना, मोटिवेशन इज एन इंडिविजुअल फिनोमिना, full stop. In the light of this statement, discuss the varied performance of civil servants in their career. In their career. अभिप्रेरणा व्यक्तिगत होती है। इस कथन के आधार पर सिविल सेवकों के सिविल सेवकों के निष्पादन के अंतरों की व्याख्या कीजिए या विवेचना कीजिए। यही क्वेश्चन है ना? क्या नाम है तुम्हारा? दीपशिखा। लिखो इस क्वेश्चन को, और लिखोगे तो बेटा तुम भी, ठीक है ना? तुम यदि ये सोचो कि आज पहला दिन है तो नहीं लिखना है, तो लिखना है। तुम गंदा लिखोगे, खराब लिखोगे, नहीं लिख पाओगे, लेकिन ये पहला दिन है तुम्हारी शुरुआत का। लिख लेना आज कि तुमने 7 तारीख को अगस्त में 2022 को लिखना शुरू किया था पहली बार। खराब लिखो, बहुत खराब लिखो, मैं मान सकता, हो सकता है अच्छा भी लिख लो, लेकिन जो हमने बोला है उसको कहना सीखना। अब तुम्हें रिजल्ट उसी से मिलता है। लिखिए अब आप लोग, करना पड़ेगा ना काम हमें। तो हम अपनी वैलेंस और एक्सपेक्टेंसी को ठीक करें तो हमारा परफॉर्मेंस ठीक हो जाएगा। यही कारण है कुछ लोगों का वैलेंस उस काम के लिए नहीं होता है, और कुछ लोगों को लगता है ये एक्सपेक्टेंसी ही नहीं, ये तो हमसे होगा ही नहीं, बस जो परफॉर्मेंस वो बिगड़ जाता है या परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है। हम कई ऐसे अधिकारियों को जानते हैं जो एक अधिकारी के रूप में अच्छे नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति के रूप में बड़े अच्छे हैं वो। और कई ऐसे अधिकारियों को जानता हूं जो अधिकारी के रूप में बहुत अच्छे हैं लेकिन व्यक्ति के रूप में अच्छे नहीं है। दोनों स्थितियां हमारे लिए खराब हो रही हैं। हमको अधिकारी के रूप में भी अच्छा रहना और व्यक्ति के रूप में भी अच्छा रहना है, तब तो जाकर के हम सक्सेसफुली किसी प्लान को कर पाएंगे। तो ये बैलेंस इनटू एक्सपेक्टेंसी वाला फॉर्मूला आप लोगों के लिए एकदम रेडी रेकनर गाइड टाइप का है कि इसको चट से लिखो, तुम्हारा काम हो जाएगा। बहुत तुम्हें एक्सप्लेनेशन नहीं करना है। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब इसको जितना फैलाना चाहो उतना फैला सकते हो। व्हाट इज एबिलिटी? तो एबिलिटी में क्या होगा? एबिलिटी में बहुत सारे फैक्टर्स हैं। योर डेक्सटेरिटी, योर स्किल्स, योर नॉलेज, योर एक्सपीरियंस, ये सब क्या है? डेक्सटेरिटी का मतलब कितना हम अच्छे से कर सकते हैं किसी काम को। हाँ, ठीक है। हाँ हाँ, बोलो, बोलते रहो तुम।
एप्पल में एक काम करता है, स्क्रीन टाइम बताता है कि स्क्रीन टाइम आपका कितना है। मेरा स्क्रीन टाइम है 5 मिनट, डेली एवरेज है 5 मिनट। और पिछले वीक से ये 69% कम हुआ है, और डेली एवरेज जो है 30% कम हुआ है। हम कितना देखते हैं मोबाइल, लेकिन यदि कोई स्क्रीन टाइम हमारा पूछेगा तो ठीक ठाक है, क्योंकि हम लैपटॉप पे रहते हैं। ठीक है, चलो खैर। तो अब ये सब आपके एबिलिटी में आएगा कि नहीं आएगा? हाँ देवेंद्र, एबिलिटी कांस्टेंट कैसे रह सकती बेटा? तुम आज के दिन जब वापस जाओगे तुम्हारी एबिलिटी बढ़ चुकी होगी थोड़ी सी, 1 घंटे वाली। नहीं, कांस्टेंट हमने इसलिए कहा कि उन सब लोगों को एक ही तरह की ट्रेनिंग दी गई, एक ही तरह से काम दिया गया है, तो वो लोग ऑलमोस्ट एक ही एबिलिटी के लोग हैं, मैं ये कह रहा हूं। थैंक यू, खुश रहिए। हाँ बिल्कुल, एप्टीट्यूड अलग अलग होता है, लेकिन हमने क्या कहा, जब आप आईएएस के सिलेक्शंस करते हो तो आप देखते हो ना किसका एप्टीट्यूड कैसा है, कि नहीं देखते हो? तभी तो हम उसको लेते हैं। आपका एक पेपर है एप्टीट्यूड का, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, मोटिवेशन, मोरल, एफिशिएंसी, एफिकेसी, ठीक है, वैल्यूज, मोरालिटी, सब तो देख रहे हैं हम। फिर क्यों गलती हो रही है? क्योंकि पर्टिकुलर काम में उसको डिफरेंस लगता है। तो हमारी गलती कहां है? यदि तुम एक ऑफिसर हो और तुम्हारे अंडर में बहुत सारे लोग काम करने वाले हैं, उनके पास एबिलिटी है, लेकिन तुम मछली के बच्चे से कह रहे हो पेड़ पे चढ़ के रहो, ठीक है, और बंदर के बच्चे से कह रहे हो कि तुम पानी में तैरो। उनकी एबिलिटी डिफरेंट है डिफरेंट कि नहीं है? आप क्यों नहीं सोचते इस बात को? आप पर्सनल डिफरेंसेस को नहीं समझते हो, इसलिए आपको परेशानी होती है। आप अपने और अपने सबऑर्डिनेट्स को आप इस तरह से काम देना चाहते हो, वो काम कर ले पूरा, नहीं करवा पाओगे। ये बेसिक परेशानियां हैं, कुछ है परेशानियां। हाँ see, this is your apprehension. This is your apprehension. You have a high degree of fear of failure because you feel that the expectancy of this event is less. एक्सटर्नल प्रेशर्स होंगे ना, क्यों नहीं होंगे? तुमको एक्सटर्नल, क्या हमारे ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर्स नहीं होते तुमको पढ़ाते समय? मैं बहुत रिलैक्स पढ़ाता हूं, लेकिन कई कई दिन हम बहुत तेजी से पढ़ा जाते। एक दिन हमने वो सागर पढ़ा दिया था, सब डूब गए थे। उसके बाद फिर हमने सागर पढ़ाया, सब तैरने लगे, सब सीख गए तैरना। तो अलग अलग चीजें हैं जो हम महसूस करते हैं। खैर एनीवे, तो ये बात तो समझ में आ गई। अब जो हमारे पास, हाँ तुम्हारा क्वेश्चन था कि किसी आदमी पे पैसे नहीं तो क्या किया जाए, हाँ बताओ। हाँ, वो कौन है? काजोल? अच्छा, दिस इज योर इमेजिनेशन, ओके ठीक है, ठीक है फिर। जीरो नहीं है, वैलेंस उसकी 100% खुद की है, या उसके पेरेंट्स उसके ऊपर इंपोज कर रहे हैं। कंपेल हो रहा तो जीरो है, नहीं कर पाएगा वो काम, नहीं कर पाएगा वो। यदि आपके अपने मन में नहीं हो और आपको धक्का दे करके भेजा गया कि जाओ अधिकारी बनो, तो आप नहीं कर पाओगे। तो पैसा नहीं तो एक्सपेक्टेंसी कम है, जीरो हो जाएगी उस समय। लेकिन दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है लेकिन बनते हैं, बनते हैं ना। इसको हमेशा ध्यान रखो, पैसा तो कोई चीज है ही नहीं मेरी लाइफ में, ठीक है? मनी हैज नो meaning in your life if you have the requisite
कैपेबिलिटीज है, मेरे पास बहुत है। चलो हम तुमको बताते हैं। व्हेन आई केम टू इंदौर, मेरे पास कितना पैसा था जब मैं इंदौर आया? चलो बोलो कितना पैसा रहा होगा मेरे पास है? मैं चलो बता देता हूं, तुम लोग जब पूछ ही रहो ना, ये कह रहे हैं आपके पास बहुत पैसा है। मेरे पास 1300 रुपए थे जब मैं इंदौर शहर में लैंड किया हूं। ठीक है, और तब भी मैं बोलता था कि मैं पैसे के पीछे नहीं भाग रहा हूं, क्योंकि सब छोड़ करके आया था मैं। सारे दोस्तों में पैसा बांट देता था मैं। और हमारे दोस्त, तुम लोग एक चीज कभी गौर करते हो कि जो हमारे फॉलोअर्स हैं, दे आर स्ट्रांगेस्ट सपोर्ट सिस्टम फॉर मी। वो सारे अधिकारी हैं। कल एक अधिकारी इन लोगों के सामने बोल रहा, सर बोल देंगे तो हम 5 मिनट नहीं लगाएंगे किसी गोली मारने में, बस सर बोल दे, बस अधिकारी हैं। कल हमसे बोला, सर मैं सोच रहा था वर्दी लगा के आऊं, रिवॉल्वर लेके आऊं, 2-4 बंदूकधारी भी लेके आऊं, लेकिन आपने मना कर दिया था। हमने मना किया कि नहीं, ऐसे नहीं आओगे तुम हमारे पास। तुम लोग सुन रहे थे ना उस समय, ठीक है? तो हम हमेशा कहते हैं तुमको अपने लोगों को एम्पावर करना पड़ेगा। तुम लोग जिस दिन एम्पावर हो जाओगे ना, उस दिन मैं अपने आप एम्पावर्ड हूं। मैं तो आज भी ये बात कहता हूं ना तुम लोगों से, और डंके की चोट पे कहता हूं कि यदि आज मैं ये चाह लूं कि मुझे अपने घर में नहीं रहना है और एक दिन अपने किसी स्टूडेंट के पास, जो अधिकारी है उसके पास रहना है, तो हम एक भी दिन घर पे नहीं रहेंगे। अपने अधिकारी बच्चे हमको लेंगे, छोड़ेंगे, अगले घर पे छोड़ेंगे, और एक स्टूडेंट का नंबर 10 साल बाद आएगा। एक दिन के लिए फिर 10 साल का इंतजार उसको करना पड़ेगा, सर आए कभी हमारे पास। लड़ाइयां होती हैं शहरों में, जब हम जाते हैं किसी शहर में, तो हमारे यहाँ सर, हमारे यहाँ सर, हमारे यहाँ सर। हमने कहा नहीं, कहीं नहीं, एक जगह ये सब लोग आके बैठो, ठीक है? एक विनोद है, उसने कभी, शायद तुम लोगों ने उसका वीडियो सुना हो। सुना है किसी ने वीडियो उसका? देखता हूं यदि मिल जाए तो, मिल जाए तो, आई डोंट नो। जस्ट वेट। जब मैं सर से मिला था ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में, इनफैक्ट सर ने जो बोला कि ठीक तो कोई गलत नहीं होगा। शिवपुरी के कॉलेज में गए थे, इंदौर में आए थे, इंदौर का नया माहौल देखा, कंपैरिजन किया तो वाकई में हम ठीक थे उस समय। सर को मिलने के बाद में पढ़ाई के मामले में तो मेरे ख्याल से सब लोग यहाँ जानते ही हैं, बहुत लोगों ने बता दिया है कि सर में क्या क्वालिटीज हैं। इनफैक्ट सर के अलावा मैं तो ये बोलूंगा कि सर के आसपास जो माहौल है उनमें भी सब में क्वालिटी है, और इनफैक्ट उसी से हम लोग सिलेक्ट होते हैं। और सिलेक्शन रेशियो हम लोग देखें सर का तो बहुत ज्यादा है। मैं एक उदाहरण दूंगा कि 2007 में जब मैं रतलाम में पोस्टेड था, उस समय सर रतलाम में आए थे हम लोगों से मिलने। कलेक्टर साहब मीटिंग लेते हैं तो इनफैक्ट जिला अधिकारियों को बुलाते हैं। सर की इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिली थी कि सर आए हुए हैं वहां पर,
तो 3 डिप्टी कलेक्टर, 2 नायब तहसीलदार, जिला आबकारी अधिकारी, पंजीयक, सब सर के मिलने के लिए 2 दिन अमनताज होटल वहां पहुंचे थे। इनफैक्ट आधा जिला खाली हो गया था। तो हम बोले कि टोटल एमपी में 30 to 40% सबके स्टूडेंट्स होंगे। अभी जो नए सिलेक्शन होगा कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सर की विशेषता ये जरूर रही है कि सर जिसको मार ले, पीट ले, उससे मैं प्यार से, तो इनफैक्ट वो 100% सिलेक्ट हो जाता है। मैंने तो आते ही मार खाई थी सर की। सर ने डिसिप्लिन के बारे में जो तारीफ की, इनफैक्ट हम भी उस फेज से निकले हैं। और अब बात समझ में आ रही है मैं क्या कहता हूं? ये 2007 की घटना को याद कर रहा है। इस बात को 15 साल हो गए। अब बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? मैं तो कहता हूं ना कि एक पीढ़ियों को हमने पढ़ा दिया है। तो कहानी आप थोड़ा दूसरे ढंग से देखो ना जरा, कि आपका मोटिवेशन पैसा नहीं हो सकता। यदि पैसा हमारा मोटिवेशन होता ना, तो हम मध्य प्रदेश में 50 कम से कम ब्रांचेस खोल चुके होते पीएस एकेडमी की। कल मेरे पास फोन आया, कल, परसों की बात नहीं कह रहा हूं, विदिशा से, कि भोपाल में हमको एक सेंटर खोलना है, पीएस एकेडमी दे दें। हमने पढ़ाओ कैसे? बोले हम पढ़ा देंगे। हमने यही करना होता हम किसी दूसरे को नहीं दे देते। तुम बोलो, हम सवेरे शाम तक क्लास में रहते हैं, हम चाहते तो किसी को भी काम दे सकते हैं। और जो सब पढ़ा लेते हैं उसके बाद फिर मैं उस टॉपिक को पढ़ाता हूं। ऐसा भी नहीं कि तुमको छोड़ा हो मैंने। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जो सबसे ज्यादा हमको चीज मोटिवेट करती है, पता है क्या है? वो है योर स्माइल्स पोस्ट सिलेक्शन। बड़ा मजा आता देख करके उस समय। कल तक कुछ नहीं थे, अचानक से आज एकदम तोप हो गए। है ना? ऐसा कि नहीं है? ये मोटिवेट मुझे कर रहा है। यदि पैसा मोटिवेट करता ना, तो ना जाने कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनसे पैसा लिया ही नहीं गया है। आईएएस हैं, आईपीएस हैं, 1-1 रुपए के मेरे पास सिक्के पड़े हुए हैं, जिन्होंने वो मुझे मतलब फीस के रूप में दिए हुए हैं। क्योंकि बिना फीस के पढ़ाना नहीं चाहिए। 1 रुपए दे दो, चलो पढ़ाते हैं। ये भी हुआ है हमारे यहां। बात समझ में आ रही है? कहानी सिर्फ इतनी नहीं होती है कि आप लोग आते हैं, ये सोचते हैं जल्दी से 2-4 साल में खूब एडवर्टीजमेंट करके खूब पैसा बटोर लें, उसके बाद चले जाएं। लेकिन हम 27 साल से ज्यादा हो गए ना पढ़ाते हुए, बिना एडवर्टीजमेंट के पढ़ा रहे हैं ना। इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, किसकी क्लास में इतने बच्चे बैठे दिखते हैं? जो आगे बैठे उनको नहीं पता चल रहा कितने बच्चे बैठे हैं। तो जो रियलिटी वो ये है कि तुम्हारा अपना एबिलिटी भी ध्यान रखो, बैलेंस भी ध्यान रखो, एक्सपेक्टेंसी भी ध्यान रखो। यदि मुझे ऐसा लग जाए ना कि मेरी क्लास के बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, फिर मैं बाकी लोग बड़ा यार नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? बैलेंस है, मेरा प्रेफरेंस है कि मैं पढ़ाऊं, और एबिलिटी तो खैर 27 सालों का रिजल्ट बता रहा है। कोई तुम 2-4 पूछ लो बेटा, अब तुम ही लोग पूछ लो आज। हाँ, मेरे को क्या मोटिवेट करता था? मेरे को ये मोटिवेट करता था कि मैं नौकरी के लिए नहीं बना हूं। मेरे को नौकरी बुरी लगती थी। हमने इतनी नौकरियां छोड़ी जितनी कोई सोचता नहीं, मिलती नहीं जितनी लोगों को। ठीक है? हमको लगता था आई वॉन्ट टू टीच, आई वॉन्ट टू चेंज द सोसाइटी। तुमने कभी देखा होगा तो हम हमेशा बोलते थोड़ा सा ऑनेस्टली रहना अपनी सोसाइटी में। समझ गए कि नहीं समझ गए? मैं हमेशा ये बोलता, हाँ तुम स्विच कर सकती हो। यहां पर कोई भी स्विच कर सकता है नौकरी पाने के बाद। मतलब ये जरूरी नहीं है कि तुम सिविल सर्विसेज में रह करके तुमको इंटरनल सेटिस्फैक्शन मिले। तुम हो सकता है छोड़ दो, कुछ दूसरा करो। नो, फिकल तब होता है जब आप खुद ही को नहीं जानते हो आप क्या कर रहे हो।
फिकल माइंडेड आप तब होते हो। आप अपने आप को तो जानो, ये तो मैं कहता हूं सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज द बेस्ट थिंग यू कैन एवर डू फॉर योर सेल्फ। अपने आप को तो पहचान, अपने आप को ही नहीं पहचान रहा, मैं क्या करूं इसका। ये क्लियर होगी बात आपको? बहुत ज्यादा इस पे मुझे डिस्कस नहीं करना है। अब हम चलते हैं, चूंकि नीड की बात की है तो हमें नीड पे बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि हम 3 चीजें अभी बैक टू बैक पढ़ाने वाले हैं आपको नीड थियरी पे। एक है मैस्लो की नीड हायरार्की, ये सबने पढ़ा होगा, मैस्लोज नीड हायरार्की। मैस्लोज नीड हायरार्की। ठीक है। अब उन्होंने जो बताया, उन्होंने कहा प्रीपोटेंसी ऑफ नीड्स। थोड़ा सा वर्ड्स हम डिफरेंट यूज करते हैं, लेकिन तुम भी उसको याद करना। उनका ये कहना है कि हम लोग कि अपनी अपनी नीड्स होती हैं और दे आर इन हायरार्किकल ऑर्डर, या पदसोपानिक व्यवस्था में आवश्यकता होती है। इसको उन्होंने जो बोला है, इसको बोला आवश्यकता पद सोपान। ये सही लिखा है? नहीं लिखा है, आवश्यक होता है। ये वह पूरा होगा, श आधा होगा। हमने लिख करके चल दिए, सबने लिख लिया होगा, नहीं लिखा था। अब ठीक है क्या? अभी भी ठीक नहीं है? आवश्यकता पद सोपान। इन्होंने कहा कि हमारी जिंदगी में जो मोटिवेशन है वो सीढ़ी दर सीढ़ी चलती है। ऐसे पहली जब पूरी हो गई तो दूसरी, ये पूरी हुई तो तीसरी, तीसरी पूरी हुई तो चौथी, और चौथी हुई तो पांचवी, और पांचवी के बाद कुछ बचता बचता है नहीं। यही है ना? तो आदमी कैसे चढ़ता है? पहले इस पे, इसको पाने की कोशिश करता है, जब ये पा जाता है तो इसको पाने की कोशिश करता है, ये पा जाता है तो इसको, फिर इसको, फिर इसको। यही होता है ना? दिस इज व्हाट वी से नीड हायरार्की। अब इसमें उन्होंने जो दिया है तो अलग अलग चीजों के लिए दिया है। सबसे पहली जो आवश्यकता होती है, उन्होंने कहा है फिजियोलॉजिकल नीड्स। कितने लोगों को याद है? 5 नाम, बहुत बढ़िया, शाबाश। पहला क्या है? फिजियोलॉजिकल। शारीरिक आवश्यकताएं बोलते हैं इसको हम। शारीरिक आवश्यकताएं बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या आपको मोटिवेट करता है? भाई जिंदा रहेंगे तभी आगे कुछ सोचेंगे। तो प्राइम इंपॉर्टेंस इज ऑफ फिजियोलॉजिकल नीड्स, फूड, वाटर, स्लीप, शेल्टर, जो रोटी कपड़ा मकान, खाना पीना, रहना, ओढ़ना बिछाना, ये हमारी पहली आवश्यकता है ना? पहली आवश्यकता आपके सामने, ऐसे सामने सामने कह रहा हूं, ये रखा है 100 किलो सोना, ठीक है? ये तुमको मिल जाएगा यदि तुम 10 दिन नहीं सो। उठा पाओगे?
उठा पाओगे क्या? नहीं उठा पाओगे। ठीक है, यदि कहे 2 दिन नहीं सोओगे, बोले यहीं रखो मैं नहीं सो रहा हूं, 2 दिन तक तो झेल जाएंगे, उसके बाद क्या होगा? पागल हो जाएगा आदमी। ठीक है, इल्यूजन होने लगता है, होता है ना इल्यूजन। लोग एक्सीडेंट क्यों करते हैं? नीड डिप्रिवेशन होता है, नींद नहीं मिलती लेकिन चले जा रहे हैं, नहीं नहीं चलो जल्दी 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 चलो, चल गए, फिर बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं फिर वो लोग। और मैं कहता हूं नींद वींद आ रही हो ना, तो एक छोटा सा काम करो, गाड़ी किनारे करो, ढाबे में सो जाओ, फिर चले जाओ, यही करना चाहिए तुम्हें। तो ये फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं। जब फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी होती हैं तो हमारी कौन सी नीड आती है? सिक्योरिटी नीड्स। सेकंड इज सिक्योरिटी, इसको हम बोलते हैं सुरक्षा। ये सुरक्षा आवश्यकता है हमारी, है ना? देन वी नीड सिक्योरिटी। जब हमारे पास सिक्योरिटी हो जाती है तो फिर हमारी सोशल नीड्स होती हैं। कौन सी तीसरी है? सोशल नीड्स। सामाजिक। ये इसको हम एफिनिटी भी बोलते हैं, एफिलिएशन भी बोलते हैं, जुड़ाव, संबंध, ये वाली आवश्यकताएं हैं। फिर चौथा है सेल्फ एस्टीम। आत्मसम्मान वाली चीज जो है वो है। और पांचवी है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या बोलेंगे? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को आत्मज्ञान, अहम ब्रह्मास्मि, यही है ना? आप अपने आप को जान गए, काम खत्म। उसके बाद क्या चाहिए आपको? वो आचार्य चंद्रगुप्त, एक नाटक है उसमें लिखा हुआ है, जिसको भूमा का ज्ञान हो जाता है उसको नश्वर चीजें व्यथित नहीं करती। भूमा मतलब ब्रह्म का ज्ञान जिसको हो जाता है, भूमा मतलब ब्रह्म होता, कहीं लिख लेना। जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है उसको ये नश्वर चीजें व्यथित नहीं करती, दुखी उखी नहीं करती हैं। जीवन है और नश्वर है, बहुत सारी चीजें व्यथित नहीं करनी चाहिए अपने को। अब आप देखो जरा, ये जो 5 हैं ये आपको दिख रहे हैं? नहीं दिख रहा तो हम उसको थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं, लेकिन ऊपर उठा के लिए कहां जाएंगे हम? चलो थोड़ा सा इसको इधर ले आते हैं, आ जाओ इधर। अब इधर दिख रहा होगा, ठीक है? अरे चलो और उठा देते हैं, ये लो, ठीक है? अब जरा सोचो इसके बारे में कि तुम एक सामान्य घर के प्राणी हो, तो सबसे पहले तुम क्या सोच रहे हो कि नौकरी से क्या मिलेगा तुम्हें? फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी होंगी। अभी तो दाल रोटी की चीज है ना, कि दाल रोटी हमको मिलती रहेगी, मिलेगी ना दाल रोटी। और दाल रोटी मिल जाएगी तो फिर क्या बोलते हैं उसको, लाड़ी भी मिल जाएगी, इंदौरी भाषा में, और शादी भी हो जाएगी। फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी। आगे चले, जब फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी होती है, आपको नौकरी मिल गई, मतलब अब अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी है। अब क्या मोटिवेट कर रहा है? अब आपको मोटिवेट कर रहा है परमानेंट हो जाएं। क्या कर रहा है? परमानेंट हो जाएं, ये प्रोबेशन खत्म हो जाए, पर उसकी बात। क्योंकि यदि प्रोबेशन काल में आपको किसी ने निपटा दिया ना, तो भाई साहब आप नौकरी खत्म हो जाएगी, तो आप एकदम काम करते हो सर, प्रोबेशन खत्म होना चाहिए अपना। ये सिक्योरिटी है कि नहीं है?
है ना? अब आप प्रोबेशनरी पीरियड खत्म हो गया, परिवीक्षाधीन अवधि खत्म हो गई, आप अधिकारी बन गए और कायदे से अब आपको सिक्योरिटी मिल गई, अब नौकरी से नहीं निकाला जा सकता आपको। अब क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि लोग आपको जाने। और शर्मा जी और सोहेल भैया, क्या प्रियंका दीदी, सब ठीक? कोई जरूरत बताना। आपको मोटिवेट क्या कर रहा है? आप अपने को वर्कर्स को मदद करते हो ताकि लोग आपको जाने। कोई कुछ भी काम कर रहा हो, आप सोचने का यस क्या बात करते हो, लाओ करते हैं। मोटिवेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है कि लोग आपको जाने? क्यों? इससे आपकी अपनी प्रसिद्धि होगी। तो आप अपने नाम के लिए अब काम करते हो नाम के लिए काम। और फिर एक आता है सेल्फ एस्टीम। अब आप ये सोचते हो कि जो हमने कर दिया उसको और आगे बढ़ाते हैं, लोग ये ना कहें कि ये तो फ्लूक में हो गया था। फ्लूक नहीं मेरी सक्सेस कंसिस्टेंसी का नतीजा है। मेरी सक्सेस मेरी मेहनत का नतीजा है। मेरी सक्सेस मेरे तप का नतीजा है। तो हम बेस्ट परफॉर्मेंस करेंगे जब भी हम रहेंगे। तो जब आपके अंदर ये फीलिंग आ जाती है आई विल बी गिविंग माई बेस्ट इन लाइफ, तो आप सेल्फ एस्टीम के लिए काम कर रहे हो। मैं हमेशा बोलता हूं एक बात, तुम लोगों ने शायद गौर की होगी, या तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, और यदि मैंने पढ़ा दिया तो ये मान के चलो बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा। तुमने देखा होगा, मैं तो एक बार कहता हूं ना बस क्लास खत्म, तो उसके बाद तो हमसे पढ़वा के देख लो, हम नहीं पढ़ाएंगे। क्योंकि जब मन नहीं है तो क्यों पढ़ाएं? जब मन है ही नहीं तो हम पढ़ाएं क्यों? क्योंकि वो घास काटना तो है नहीं यहां पर। यहां पर तो सीरियसली इतने दिमाग को शार्प करना है मुझे, तो ये मेरा काम है। तो ये जब हमने कहा सेल्फ एस्टीम, तो दिस इज ब्रिंगिंग द बेस्ट आउट ऑफ यू, यही है ना सेल्फ एस्टीम। आप अंदर से कब खुश होते हो? जब मैं बताता हूं मैं कब खुश होता हूं, जिस दिन मैं क्लास अच्छी पढ़ाता हूं, बाहर निकलते मुझे फीलिंग आती है यार मजा आ गया आज। और ये मजा तब आता है जब तुमको भी उतना ही समझ में आए। हम अपनी ज्ञान देके चले जाए, तुमको कुछ समझ में नहीं आया, हम क्या बहुत मजा आया, नहीं, गलत। इनको समझाने के लिए हम बैठे हुए हैं। ये सेल्फ एस्टीम है। सेल्फ एस्टीम जिस दिन अपना कंप्लीट होता है, उस दिन अपने को लगता है कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। वो दिन हमारे लिए वसुधैव कुटुंबकम होता है। वो दिन हमारे लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत् का होता है। वो दिन हम सबके सब हमारे वाला होता है। ये ऐसे समझ लो। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो जिसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो गया, अब उसको किसी चीज की जरूरत नहीं कि वो किसी मोटिवेशन से कंप्लीट करेगा। वो उसका मोटिवेशन अब नहीं है, अब वो सबके लिए है, सब उसके लिए, ये बात मान करके चलता है। कौन लोग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में थे? हम आपको बताते हैं कितने लोग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के स्टेट में पहुंचे हैं। स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, जितने बड़े बड़े ऋषियों मुनियों के नाम आप सुनते हैं, दे वर सेल्फ एक्चुअलाइज्ड। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि तुम लड़ो, कभी यह नहीं कहा कि तुम युद्ध जीतो, कभी यह नहीं कहा तुम किसी को जीतो। उन्होंने हमेशा कहा तुम अपने को जीतो। ये लोग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लोग थे। ये सब हमारे देश के महान ऋषि परंपरा जो रही है, उसमें आप देख लो, कभी उन्होंने कहा कि तुम इसको जीतो, इसको जीतो, इसको जीतो, इसको जीतो, इसको जीतो, इस टेरिटरी को जीतो, कभी नहीं कहा। क्या कहा? अपने को जीतो। कहा कि नहीं कहा? ये लोग थे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लोग। मैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाला नहीं हूं। आई एम अ कॉमन सिंपल पर्सन जस्ट लाइक यू पीपल। ठीक है? ऑल द गुड थिंग्स, ऑल द बैड थिंग्स दैट यू बेयर, आई टू बेयर।
Your likings, my likings are similar. Your thoughts, my thoughts are similar. I am not saying that I have renounced everything in this world. मैंने सब कुछ त्याग व्याग के तो यहां नहीं बैठे हम, ठीक है नहीं ठीक है। तो आप देखो ना, भगवान महावीर क्या कह रहे हैं, सब त्याग दो, सब त्याग दो। बाकी जगहों पर न्यूडिटी is indecency, but in Indian Jain tradition, without clothes is not nudity, neither indecency. We respect them. They have left everything for the sake of amelioration of the humanity, well-being of the people, and they are thinking about the welfare of the society, and therefore they are expounding, propounding, promulgating, and providing certain philosophies of life which will enhance the respect for the others and will definitely develop an atmosphere of mutual coexistence without any conflicts. ये हैं संत हमारे, इनको है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। हम लोग कहां लगते हैं उनके सामने? तो आप सोचो ना, कोई यदि नंगा जा रहा हो तो उसको उठा के जेल में बंद कर देंगे, क्या ये इनडिसेंसी फैला रहा है? लेकिन हमारे यहां उसको हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं क्योंकि उसने त्यागा है। वो त्याग है, वो मेंटली नहीं है। उसको पता है ये सब चीजें बेकार हैं। आपको थोड़ा सा डिफरेंट थॉट प्रोसेस चाहिए इस समय, क्योंकि लिखना बहुत अच्छा है और ये जो हम बोल रहे हैं ना, ये तुमको अपने निबंध में भी ध्यान में रखना है। ये तुमको वक्त लगता है, 10-15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना कई बार लग जाता है हमारी बात को उसी तरीके से, उसी फ्लो में लिखने के लिए वक्त लगता है इसको। लेकिन जिस दिन लिख लो तो उस दिन अच्छा तुमको भी लगता होगा कि यार आज लिख लिया हमने सर की बात को प्रॉपरली। तो ये जो चीज है, ये उन्होंने कहा कि एक जब पूरी हो जाती है तब दूसरे पे जाता है, दूसरी पूरे होने पे तीसरे पे जाता है, तीसरी पूरे होने पे चौथे पे जाता है, चौथी पूरे होने पे पांचवें पे जाता है और उसका पूरा लाइफ साइकिल इस पे खत्म होता है। सो दिस इज मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। यदि तुमसे कहा जाए तो तुम लिख लोगे मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी, कि नहीं लिख पाओगे? तो किसका इंतजार है? लिखिए मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी, आप फटाफट लिखेंगे। इसके बाद मैं मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी का इवैल्यूएशन करूंगा। कैन वी सी वाटर टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ द नीड्स? कैन वी रियली गिव प्रेफरेंसेस? मतलब कुछ कुछ तो ऐसी नीड्स हमारी हैं जो हमको पुल करके नीचे पहुंचा दे, चल पहुंच नीचे हट। है ऐसी नीड्स जो इतनी स्ट्रांग हैं कि हम उसको छोड़ ही नहीं पाते हैं। और जिसने छोड़ लिया ना, वो आगे बढ़ गया। उस पर हम बात करेंगे अभी। ये तो हम ऐसे ही पढ़ाते नहीं जैसे कि, और अगले एपिसोड में आप सोचो अच्छा ये भी पढ़ना मजा आएगा, तब तक ये तो लिखो। सोप ओपेरा है हमारी क्लास। अब आ जाओ नीड हायरार्की के इवैल्यूएशन पर।
सिर्फ यही 5 लिखना था। कुछ बच्चे कह रहे थे कि हमको लिखना नहीं आ रहा है, उनको हम बताते हैं लिखा कैसे जाता है। कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस को लिखने में बहुत परेशानी नहीं होनी चाहिए। और आपको एक आध बार लगेगा नहीं लिख पा रहे हैं, लेकिन लिखना शुरू करोगे ना तो पहले खराब लिखा जाता है, खराब नहीं, खराबेस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद खराब होता है, फिर अच्छा होता है, फिर बेहतर होता है, बेस्ट कभी नहीं होता है, ये समझ लेना। हम भी लिखेंगे तो बेस्ट नहीं होगा, अगली बार उससे बेहतर होगा, ठीक है। आप लिखना शुरू करो बस। करें शुरू। देखो, क्या आपको लगता है कि वाटर टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ नीड्स है? क्यों भाई? क्यों भाई? वाटर टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन है क्या? जलावरोधी प्रकोष्ठीकरण, हिंदी लिख लो। जलावरोधी प्रकोष्ठीकरण मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जाएगा, ऐसा हो सकता है क्या? छोटे से एग्जाम्पल से तुमको समझाता हूं मैं और तुम समझ जाओगे। जरा देखो, ये फिजिकल या फिजियोलॉजिकल नीड्स है जो हमारी, क्या भैया ये चलना क्यों बंद कर दिया तुम? ये बोर्ड अटक गया है। ये बोर्ड ही अटक गया। उसी सीढ़ी को बना देते हैं फिर से हम। बन गया ना? अब तुम बताओ, क्या फिजियोलॉजिकल नीड्स हमारी रीकर नहीं करती हैं? रीअकर करती हैं कि नहीं करती हैं? करती हैं। जब हम कह रहे हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए पैसा जरूरी है, तो कम पैसा आया, उसका ज्यादा पैसा। सिक्योरिटी के लिए, जो सेकंड वाला है सिक्योरिटी नीड्स, कई बार तो सिक्योरिटी नीड इतनी ज्यादा पावरफुल होती है व्यक्तियों में कि वो आगे देखते ही नहीं है, सोशल देखते ही नहीं है, सेल्फ एस्टीम देखते ही नहीं है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तुमको एग्जाम्पल दें हम? डू यू नीड एन एग्जाम्पल? देता हूं। एक बंदा है, महाबेकार आदमी, मतलब सॉरी, एमबीए किया हुआ उसने, ठीक है, उसने एमबीए किया हुआ है और अचानक से वो एक नौकरी कर रहा है 25-30 हजार रुपए, 40 हजार रुपए, 50 हजार रुपए की महीने की, ठीक है। और एक दिन निकलती है वैकेंसी कांस्टेबल की और वो दौड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि सरकारी नौकरी में सिक्योरिटी है, वो सिक्योरिटी के लिए रुका हुआ है। उसको कोई कहता है 1 लाख रुपए की नौकरी ले लो, बोले ना रे ना, इसमें सिक्योरिटी है। सरकारी नौकरी में सिक्योरिटी इसलिए लोग ज्यादा घुसे रहते हैं। ये है कि नहीं है? बाकी सारी चीजें छूट जाती हैं उसकी। छूटती हैं? छूटती हैं कि नहीं छूटती हैं? तो जब हम ये कहते हैं सिक्योरिटी नीड्स, तो आपको नहीं लगता सिक्योरिटी नीड्स बिकम समटाइम्स सो पावरफुल फॉर एन इंडिविजुअल दैट ही ओवरलुक्स एवरीथिंग एल्स अदर देन द सिक्योरिटी नीड्स? सो देयर कांट बी। है ऐसा कि नहीं है? ऐसा होता है कि नहीं होता है?
दूसरी बात, कुछ लोगों में सिक्योरिटी नीड होती ही नहीं है। उनको लगता है देश के लिए जान निछावर कर दें, वो चलेगा आर्मी में। वो सिक्योरिटी नहीं सोच रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सम्मान सोच रहे हैं। आप बताओ ना, जंप कर रहा है ना। कुछ लोग ना तो फिजियोलॉजिकल नीड सोच रहे हैं, ना सिक्योरिटी नीड सोच रहे हैं, ना एफिलिएशन सोच रहे हैं, ना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सोच, सीधे सीधे वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे जा रहे हैं। संत, फकीर, दरवेश, जैन मुनि, आप जरा देखिए तो इनको। क्या आपको लगता है इनकी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो रही हैं? सब त्याग करके बैठे हुए हैं। क्या उनको किसी चीज की सुरक्षा चाहिए? मतलब मैं तो कई बार जब जैन मुनियों के बारे में सोचता हूं तो अपने आप सम्मान से सर झुकता है। वो तय करके जहां पर वो प्रवास करते हैं, जैसे अभी बरसात का वक्त चल रहा है, इस समय लोग, जितने भी मुनि लोग हैं, वो किसी एक जगह पर ही रहते हैं। तो वो अपना एक ऐसे करके डिसाइड करके कि हमको यदि ये चीजें दिखेंगी तो ही हम भोजन ग्रहण करेंगे, नहीं तो ग्रहण ही नहीं करेंगे। ये स्थिति रहती है उनकी। कितने लोग जैन हो इसमें, आप लोगों में से? 1 2 3 4 5 6 7 8। तुम नहीं हो पारुल? 9 10 11, बहुत लोग हैं जैन। तो अब उन्होंने मन में क्या धारणा ले रखी ये पता नहीं किसी को। तो सैकड़ों लोग उनके लिए अपने घर में रसोई बना करके अपने थाली वाली लेकर के खड़े रहते, सैकड़ों लोग, परमुटेशन कॉम्बिनेशन बना करके। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन कह रहा हूं कि एक नारियल होगा, एक बच्ची लेकर के खड़ी होगी तो उसके यहां खाना खाएंगे, 2 नारियल होंगे, 4 लोग होंगे तो खाना खाएंगे, एक व्यक्ति होगा हाथ जोड़ के खड़ा होगा तो खाना खाएंगे। मतलब इतना सारा उनके दिमाग में होता, और वो ऐसे हाथ बांध करके निकलते जाते हैं, ऐसे उनका पूरा जो श्रावक संघ है वो चलता जाता है। और जिसने जो लिया हो, यदि उसको दिख गया तो वहीं पर वो ऐसे हाथ कर खड़ा कर देगा। वो अलग चीज है। अभी अंतरा अलग चीज है। अंतरा तो वहां किचन में पहुंचने के बाद है। तो वो जब डिसाइड कर लिया तो वहां पहुंचे, वो उनके घर पे, उनके पीछे पीछे उनके घर तक चले जाते हैं, और वहां पर वो ऐसे बांध लेते हैं अपना आंजुरी, और उसमें आप खाना देते रहिए, उसी में पानी दीजिए, खाना भी उसी में, ऐसे 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 खा लेते हैं। मतलब उनको बर्तन की भी जरूरत नहीं है, उसी से वो पानी पी लेते हैं। थोड़ा सा गर्म गुनगुना पानी दिया जाता है उनको। और यदि उस समय कुछ ऐसा उसमें आ गया, अंतरा हो गया जिसको कहते हैं, बाल आ गया, कुछ और चीज आ गई, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, तो ऐसे मुट्ठी खोल देते हैं, पानी भी नहीं पीते उसके बाद। और जो खिलाने वाला होता है ना, वो इतना बुरा उसको लगता है, इतना वो अपने आप को पापी महसूस करता है कि आप सोच नहीं सकते हो। तो जरा सोचो ना, इन लोगों के लिए क्या मोटिवेट कर रहा है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे हैं ये लोग। खाना नहीं, सिक्योरिटी नहीं, सोशल नहीं, सेल्फ एस्टीम नहीं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का भी एक हाईएस्ट डिग्री पे पहुंचे हुए हैं। और यही कारण है कि जैन मुनियों का इंदौर में बड़ा नाम चलता है, आप लोगों को अंदाज नहीं है। और वो कैसे काम करवा रहे हैं कि ये मंदिर बनना है, इस मंदिर में धर्मशाला भी बनेगी, और उसको बनाने के लिए फिर हर एक आदमी जो जैन है वो अपने आप को सिद्ध करना चाहता है कि हम यहाँ के बहुत अच्छे धार्मिक व्यक्ति हैं। तो जल चढ़ाने के लिए पहली बोली किसकी लगेगी, इंद्र इंद्राणी बनने के लिए किसकी लगेगी, रथ पे कौन बैठेगा, कौन क्या करे, वो सब चलता है, और उस पर पैसा आता है। और वो पैसा वो अपने लिए चाहिए क्या उनको? वो तो उस पर हाथ भी नहीं लगाते। लेकिन उससे समाज के लिए निर्माण कार्य हो रहा है, मंदिर बन रहे हैं, सराय बन रही है, धर्मशालाएं बन रही हैं, प्याऊ बन रहे हैं, बनते हैं ना प्रियांक? और इससे फायदा क्या हो रहा है तुमको पता है?
इससे फायदा यह हो रहा है कि जब वो बन रहा है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, रोजगार बन रहा है ना। रोजगार हो रहा है तो गरीबी खत्म हो रही है, गरीबी खत्म हो रही तो आगे किसी व्यवसाय को फायदा मिलेगा। जब आदमी खरीदेगा, पैसा आएगा तभी खरीदेगा, और खरीदेगा तो व्यवसाय बढ़ेगा। तो बेसिकली जो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में वर्ल्ड वाइड रिसेशन हुआ था ना, जिसमें एफडी रूजवेल्ट ने न्यू डील दिया था कि खूब पैसा खर्च करो, जनता के पास पैसा पहुंचे, तो उसमें 3 चीजों की ही तो बात की गई थी। एफडी रूजवेल्ट का न्यू डील, उसमें 3 चीजें क्या थी? इंफ्रा नंबर 1, एम्प्लॉयमेंट नंबर 2 एंड पॉवर्टी इरेडिकेशन नंबर 3। यही है ना, ये 3 हम कहते 3 प्रॉन्स स्ट्रेटजी ऑफ एफडी रूजवेल्ट था। ये कब की बात है? ये अभी 100 साल पहले की बात है। और हमारे जैन मुनि हजारों साल से इस काम को कर रहे हैं, हजारों साल से कर रहे हैं। आप जरा एक बार इस थॉट प्रोसेस को लेके आओ ना अपने दिमाग में, कि जब उन्होंने कहा कि मंदिर बनना है और लोगों ने मुक्त हस्त से दान दिया, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ, पॉवर्टी इरेडिकेशन हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर बना कि नहीं बना? कहीं दूर किसी जगह पर उन्होंने कहा मंदिर यहां बनेगा, जगह अच्छी दिख रही है, अर्बनाइजेशन वहां हो जाता है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज खुल जाती है वहां पर, डिफरेंट कॉमर्शियल एक्टिविटीज शुरू हो जाती है वहां पर। आप जरा देखो ना, धर्म से कितनी सारी चीजें हो रही हैं, हम अलग रहते हैं इससे। तो जब आप कहते हो ना, तो हम हमेशा कहते हैं देयर कैन नॉट बी वाटर टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ द नीड्स बिकॉज देयर आर सो मेनी पर्संस। इट कैन बी अ जनरलाइज्ड फॉर्म, इट इज जनरलाइज्ड बट नॉट यूनिवर्सल। ये सामान्य तो है लेकिन सार्वभौमिक नहीं है। इट इज जनरलाइज्ड बट नॉट यूनिवर्सल। जो मैंने बोला उसको लिख लेना। कांट बी वाटर टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन, सिक्योरिटी स्ट्रॉन्गेस्ट नीड। कुछ लोग एक ही नीड पर जिंदगी भर पड़े रहते हैं, फुलफिल होने के बावजूद भी पड़े रहते हैं। एक नीड पूरी हुई, उससे ऊपर नहीं नहीं नहीं, हमको तो यही ज्यादा करना है। मतलब द फीलिंग ऑफ एक्यूमुलेशन, ये है कि नहीं है? तो जो फीलिंग ऑफ एक्यूमुलेशन, आपको नहीं लगता जैन मुनियों ने कहा फीलिंग ऑफ एक्यूमुलेशन नहीं होना चाहिए? आप जरा एक बार नीड को सोचोगे ना, तो इतनी सारी नीड्स तुमको दिखने लगती हैं, जितना तुमको समझ में आने लगता कि हाँ भाई ये तो बात सही है। समझ में आ रहा ना? तो ये इसकी आलोचना भी है। कौन कौन सी आलोचनाएं हैं? नंबर 1, हायरार्की इज ऑलवेज नॉट क्लियर। जो पद सोपान है ये हमेशा स्पष्ट नहीं होता है। नंबर 2, वाटर टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। वाटर टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ नीड्स, आवश्यकताओं का जलावरोधी प्रकोष्ठीकरण लगभग असंभव है। Security needs pull down the person to go ahead. Example, an MBA joining as a constable. For some people, security needs are subservient to the national needs. कुछ लोगों के लिए सुरक्षा आवश्यकताएं राष्ट्रीय आवश्यकताओं के नीचे होती हैं। सबसर्विएंट, नीचे, अधीन। दीपशिखा, राइटिंग सुधारो, बहुत जरूरी है। मैं पहले बता चुका हूं ये बात। तेज लिखो फिर भी साफ लिखो, है ऐसा कि नहीं है? लिखो सोल्जर ब्रैकेट में, लिखोगे? सो इट इज अ जनरलाइज्ड मॉडल बट नॉट
अ यूनिवर्सल मॉडल। एक सामान्य मॉडल तो हो सकता है, लेकिन यह सार्वभौमिक मॉडल नहीं हो सकता है। हो गया कि नहीं हो गया? अब इतनी बातें आपको समझ में आ गई हो तो मुझे लगता है कि हां भाई, आपने नीड्स एंड मोटिवेशन वाला कर लिया। अब नीड है तो कमियां हैं, कमियां हैं तो हम मूव करते हैं, मूव करते हैं तो मोटिवेशन होता है। होता है कि नहीं होता है? हर एक व्यक्ति का अलग अलग मोटिवेशन है, उसको आप नहीं सोच सकते हो। तो इतनी बात तो समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है। दूसरी बात, जब हम कहते हैं सेटिस्फैक्शन, इसी में जरा समझना, सेटिस्फैक्शन, हम कब सेटिस्फाइड होते हैं? जरा सोचो ना। फिजियोलॉजिकल नीड्स, सिक्योरिटी नीड्स, हमको लगता पैसे सिक्योरिटी मिलती है, बट तो ध्यान दो, पैसे सिक्योरिटी मिलती है, हम और लगे रहते हैं। अभी जब हम आ रहे थे तो भंवर कुआं चौराहे पर मैडम साथ में ही थी, हम एक बात कह रहे थे कि हमने पिछले 27 सालों में हिंदी मीडियम के बच्चों को ज्यादा पढ़ाया है, और जितने तुम बच्चे सेलेक्टेड देख रहे हो उसमें से 80% बच्चे मेरे हिंदी मीडियम के हैं। 80% मैं कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो हिंदी मीडियम के बच्चे हमारी इंग्लिश और हिंदी की ज्वाइंट क्लास में बैठते हैं। हम पहले अलग से हिंदी मीडियम की क्लास नहीं चलाते थे, क्यों? हम अकेले पढ़ाते हैं, तो उसमें बैठते थे, उनको नई नई चीजें मिलती थी, क्योंकि किताबों में जो नई चीज आती है वो पहले इंग्लिश में आती है, फिर हिंदी में आती है। हिंदी में 5 साल बाद आती है, हम पहले ही दे देते हैं, तो हमारे हिंदी वाले बच्चे सट्ट से निकल जाते हैं। और बाकी लोग क्या करते हैं, हिंदी में ऐसा बोलते हैं कि वो जो किताब में लिखा वही लिखवाते चले जाएंगे। उससे फायदा थोड़ी नहीं होने वाला है। तुम्हारा दिमाग खुलना चाहिए। जब तक तुम्हारा दिमाग नहीं खुलेगा तब तक ना तुम हिंदी में लिखने लायक होगे ना इंग्लिश में लिखने। तो आपके दिमाग को समझाना पड़ेगा मुझे। मतलब एक लाइन से जब मैं देख रहा था ना नाम, तो उसमें सामने देखो जाकर के, उसमें 70% लड़के हिंदी मीडियम वाले हैं, 70% हिंदी वाले हैं। यहां तक कि पुनीत गहलोत जो आईपीएस हैं, आईएएस भी बने, वो भी हिंदी मीडियम के हैं। वो कॉपी लेके आया मेरे पास, सर हमको किस में लिखना? हमने कहा एक क्वेश्चन ये है, दोनों को हिंदी और इंग्लिश में लिख के लाओ। उसने दिखाया मुझे, मैंने कहा तुम हिंदी में लिखोगे। हम ही थे ना कि हम कहते थे हिंदी में लिखोगे, हमने हिंदी में पढ़ाया उसको। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति की अपनी कैपेसिटी है, तो जिसमें तुम ज्यादा बेहतर हो उसमें मुझे पढ़ा देना चाहिए तुम्हें। तो सेटिस्फैक्शन एक डिफरेंट टर्म है, और सेटिस्फैक्शन इज साइकोलॉजिकल एंड इट कैन नॉट बी मेजर्ड बाय एनी यार्डस्टिक। किसी भी मापक से आप नाप सकते हो आप कब संतुष्ट हुए हैं। हम पढ़ाते हैं, हम रोज जब पढ़ते हैं हम कहते हैं नहीं नहीं यार ये चीज और जुड़नी चाहिए, ये चीज और जुड़नी चाहिए। और तुम बता दो कब हमने 2 बार एक ही चीज पढ़ाई है, एक ही टॉपिक 2 बार हमने पढ़ाया तो भी चेंज होगा। ठीक है। दूसरी बात यह है कि वी आर मोटिवेटेड बाय डिफरेंट कंपोनेंट्स। तुमको हम एग्जाम्पल देते हैं, बहुत सही एग्जाम्पल है। तुम्हारा अभी मोटिवेशन है और तुम्हारी नीड है फिजियोलॉजिकल की, ठीक है ना? अभी तो ये मान ले हम। लेकिन तुम्हारे किसी दोस्त को कोई परेशानी आ गई,
तो तुम कहते हो यार क्लास का आप बाद में कर लेंगे, अभी पहले हम दोस्त की मदद करने के लिए जाएं। ये क्या एफिलिएशन लव नीड्स नहीं है आपकी, सोशल नीड्स नहीं है आपकी, जिसके लिए आप पहले भागते हो? दोस्त परेशान हो तो क्या करोगे तुम भूपेंद्र? क्लास छोड़ के भागोगे कि नहीं भागोगे? यार क्लास तो हम कल जाके सर से रिक्वेस्ट करके दोबारा पढ़ लेंगे, लेकिन इस दोस्त की नीड अभी जरूरत है, इसके पास चलते हैं, हम चलते हैं। एक हम बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं, सुनना तुम। और वो एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस एग्जाम्पल को सुनोगे तो तुम्हें लगेगा कि हाँ कुछ। जी अब उसने ये नहीं पूछा कौन वाली मैडम गई मायके। ठीक है, चलिए खैर। तो आप जरा सोचिए, ये हमारा लॉन्ग टर्म प्लानिंग पॉलिसी के लिए है कि नहीं है? इंपॉर्टेंट भी नहीं है, अर्जेंट भी नहीं, लेकिन आज इंपॉर्टेंट नहीं है, आज अर्जेंट नहीं है, आज से 10 साल बाद सोचिए ना। आपका एक छोटा बच्चा है 5 साल का, आप उसको हायर एजुकेशन के लिए करवाना है, आज ना इंपॉर्टेंट ना अर्जेंट है, लेकिन आप उसके लिए प्लानिंग करते हो कि नहीं करते हो? क्या मोटिवेट कर रहा है कि इसके लिए छोटा 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 सा कुछ जमा किया जाए, जब ये बड़ा होगा तो इसके लिए कुछ करेंगे। ये क्या है? अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। यू कैन टेक इट, यू कैन लीव इट, यू कैन टेक इट, यू कैन लीव इट। इंपॉर्टेंट अर्जेंट है, क्विक डिसीजन। तो मोटिवेशन के ये 4 क्वाड्रेंट और भी हैं हमारे पास, जिसको हम अलग अलग ढंग से रिस्पॉन्ड करते हैं। हमारा रिस्पॉन्स सिस्टम अलग है, और तुम्हारा मैस्लो जो है वो गधा टाइप का लिख के चल देता है। आप बताओ ना, एनालाइज करो जरा इसको, है ऐसा कि नहीं? और ये जो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हम देते हैं, ये एग्जाम्पल्स ब्रैकेट में लिखे जाते हैं, ठीक है? अब एक आता है मैकग्रेगर का थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। मैकग्रेगर का थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। कितने लोगों को पता है? डगलस मैकग्रेगर की थ्योरी एक्स एंड वाई। जब हम डगलस मैकग्रेगर की थ्योरी एक्स और वाई पढ़ते हैं तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये व्यक्ति की तरफ से नहीं है, ठीक है? ये किसकी तरफ से है? ये लीडर की तरफ से। थॉट प्रोसेस चेंज करिएगा। क्या है ये? प्रियंका तुम्हारा तो एमबीए है, बताओ। थ्योरी जेड डगलस मैकग्रेगर की नहीं है। तुम देखो, कभी भी कोई चीज यदि ऐसे हवा में छोड़ोगे ना, तो ये ध्यान रखना, हमको पता है थ्योरी जेड किसकी है। थ्योरी जेड तो हम लोगों के सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन थ्योरी जेड हमने पढ़ी हुई है। थ्योरी जेड दी है विलियम आउची ने। हाँ हाँ, हमसे पूछो ना कौन सी थ्योरी किसने दी है। तुम जैसे लोगों को पढ़ाना है तो पढ़ना पड़ता है। तो तो डगलस मैकग्रेगर साहब ने जो बात कही उसको समझना। उन्होंने कहा कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैनेजर्स और लीडर्स। कैसे होते हैं? लीडर्स 2 टाइप्स के होते हैं। एक, दोज हु बिलीव इन थ्योरी एक्स एंड दोज हु बिलीव इन थ्योरी वाई। तो आप लोगों ने मुझे, मेरा ख्याल है ऐसे लोग देखे होंगे। थ्योरी एक्स वाला क्या है? उसको अपने सबऑर्डिनेट पे विश्वास नहीं है, हैज नो ट्रस्ट। उसको लगता है ऑल द सबऑर्डिनेट्स आर मट्ठर, कामचोर, बदमाश। समझ गए कि नहीं समझ गए? दे अवॉइड डूइंग वर्क, अनइंटरेस्टेड, सेल्फिश, इनकैपेबल।
and therefore they should be given even either lat और गाजर, कैरेट एंड स्टिक, है ना, दिस इज नोन एज कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। तो मार पीट करके तुमने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं, तुम मतलब काम करवाने के लिए साला तुमको समझ में नहीं आता, जूता ही निकालना पड़े क्या मुझे। देखा है ऐसे बॉसेस, दे आर एक्स टाइप बॉसेस, एक्स टाइप बॉसेस, वो ई एक्स टाइप नहीं। तुम लोग सोचो एक्स टाइप तो ठीक ही है, नो नथिंग लाइक दैट। एक्स टाइप बॉसेस, एक्स सिंपल एक्स, ई एक्स वाला एक्स नहीं, ठीक है। तो ये एक्स टाइप बॉसेस हैं और एक वाई टाइप बॉसेस हैं। उनको ये लगता है कि द पीपल आर गुड, दे कैन डू प्रोवाइडेड दे आर गिवन अपॉर्चुनिटी, प्रोवाइडेड दे आर ट्रेन्ड, प्रोवाइडेड दे आर trusted, provided they are given responsibility, provided they are taken care of, they will work. They are self motivated. इनमें क्या है, imposed है, जो कुछ भी करना है impose करो, और इसमें क्या है, induce करो। पूरे जमाने भर में डगलस मैकग्रेगर ने ये बात नहीं लिखी है जो हमने लिख दी दो वर्ड्स में। थ्योरी एक्स इंपोज करता है, थ्योरी वाई इंड्यूस करता है। थ्योरी एक्स ट्रस्ट नहीं करता है, थ्योरी वाई ट्रस्ट करता है। और हम तुमको बता दें, ऐसा एक भी बच्चा यहां पर नहीं बैठा होगा जो कर नहीं सकता इस एग्जाम को, ये मैं जानता हूं। अपने अपने कुछ गलतियां हो जाती हैं जिससे फिर नहीं होता है, आदमी उससे इतना अपने दिल के ऊपर सर के ऊपर बोझ ले लेता है, यार हम तो फेलियर हैं। ऐसा है नहीं, ध्यान रखना। आपकी उम्र चाहे कुछ भी हो, सुप्रिया का उदाहरण मैंने इसी क्लास में दिया हुआ है, शायद सुप्रिया मैडम को मैंने मिलाया भी था यहां पर। उनकी बिटिया इस समय ग्रेजुएशन कर रही है। कितने लोग मिले हैं सुप्रिया से? हाँ, बहुत लोग हैं। तुम लोग बराबर बेटियां हैं उनकी। हमने कितने साल पहले पढ़ाया? 5-7 साल पहले पढ़ाया, और पहली 42 की एज में हुआ उनका सिलेक्शन। 42 की एज में सिलेक्शन हुआ, एंड शी इज नाउ डूइंग वेल। शी असिस्टेंट कमिश्नर एट प्रेजेंट ट्राइबल वेलफेयर की, बहुत अच्छी पोस्ट पर है, धार में है। तो यही मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से कि ये थ्योरी एक्स थ्योरी वाई है, ज्यादा पूछा नहीं जाएगा, इतने में आप बात कह दो हो जाएगा। थ्योरी जेड इज फॉर पर्सनल डेवलपमेंट है, वो हम डेवलप करेंगे कभी। एंड देन टू फैक्टर थ्योरी, ये जो टू फैक्टर थ्योरी है, इस टू फैक्टर थ्योरी के बाद में सोचो, इसको हम बोलते हैं हाइजीन एंड मोटिवेशन। हाइजीन एंड मोटिवेशन थ्योरी। डिससैटिस्फायर सेटिस्फायर थ्योरी, दो हैं हमारे पास, डिससैटिस्फायर सेटिस्फायर थ्योरी। हाइजीन, मोटिवेशन, डिससैटिस्फायर, सेटिस्फायर थ्योरी। ये बंदा बहुत ही स्मार्ट और बहुत ही बेवकूफ दोनों। इन्होंने जब अपनी रिसर्च की तो उसमें इन्होंने जो यूज किया वो क्रिटिकल इंसिडेंटल मेथड, CIM बोलते हैं उसको हम लोग, तो आए जरूरत का नहीं है, हम लोग समझते हैं जो रिसर्च करते हैं। तो तुमने यूज किया होगा, शायद हो सकता है तुमने CIM ही यूज किया हो, क्रिटिकल इंसिडेंटल मेथड, मैथमेटिकल टूल है ये, नहीं यूज किया, चलो इन्होंने यूज किया। इन्होंने इंटरव्यू लिए बहुत सारे लोगों के, और इंटरव्यू में इन्होंने पूछा कि व्हाट टर्न्स यू ऑन एंड व्हाट टर्न्स यू ऑफ। आप क्या चीज पसंद करते हो, क्या चीज नहीं पसंद करते। भाई साहब लोगों ने जो जो जवाब दिए उसका इन्होंने एक पूरा पुलंदा बनाया, और पुलंदा बना करके उन्होंने निकाला कि एक सेटिस्फायर है और एक डिससेटिस्फायर है। उन्होंने कहा जो डिससेटिस्फायर है
यदि इसको दिया जाए तो इट विल रिड्यूस डिससेटिस्फैक्शन, इट विल रिड्यूस डिससेटिस्फैक्शन बट विल नेवर प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्योंकि नहीं तो तुम परेशान होगे। इट विल रिड्यूस डिससेटिस्फैक्शन, भूपेन समझ रहे हो? ये हमारे असंतोष को कम करेगा लेकिन संतोष नहीं देगा हमको। और जो सेटिस्फायर है, इफ इट इज गिवन इट विल गिव सेटिस्फैक्शन, बट इफ नॉट गिवन विल नॉट लीड टू डिससेटिस्फैक्शन। इट विल इंप्रूव सेटिस्फैक्शन बट विल नेवर लीड फॉर डिससेटिस्फैक्शन। ये सेटिस्फैक्शन तो देगा लेकिन डिससेटिस्फैक्शन नहीं देगा। ठीक है, इसमें डिससेटिस्फायर्स में उन्होंने जिन चीजों को लिखा है वो आप समझे, सैलरी है, सुपरवाइजर है, होगा कि नहीं होगा? आप ये बताओ, सैलरी आपको कितनी भी दे दी जाए, आप सेटिस्फाइड होते हो क्या? क्यों भाई? कितनी भी सैलरी दी जाए आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। आपको 10,000 सैलरी मिल रही है, आपको 20,000 काम करते हैं, 10,000 पट्टी पकड़ा देते, कोई बात नहीं, असंतोष है। लेकिन आपको 20,000 कर दिया, आपका संतोष खत्म हो, लेकिन संतोष मिला क्या? बोले हम 50,000 करते, सबको पता है, 50,000 दे दो। बोले लाख रुपए तो सबको पता है। सो इट इज गिविंग यू no satisfaction, but at least it is reducing the dissatisfaction. दूसरा सुपरवाइजर है। कौन अपने सुपरवाइजर से बहुत खुश रहा है इंटरपर्सनल रिलेशन में? अबे जब देखो काहे काहे करता रहता है। तुम्हारा बॉस कितना भी उसके सामने बोलो सर आप ही जो हैं वो आप तो जानते हो, इंक्लूडिंग मी फॉर यू, लेकिन अंदर कई बार लगता है यार इतना बतियाने के बजाय 10 मिनट पढ़ा के निकल जाए। लेकिन इतना बतियाने के बजाय 10 मिनट में पढ़ा के निकल जाए ना, तो हमको पता है ना 10 मिनट में कोर्स तो हो जाएगा लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा, तो हमको पता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो ये क्या है? सुपरवाइजर के साथ रिलेशन है कि नहीं है? कंपनी पॉलिसी, कौन सुखी रहा है? डिससेटिस्फैक्शन कम होगा, सेटिस्फैक्शन नहीं होगा कंपनी की पॉलिसी से, होगा क्या? और इसी तरीके से मोटिवेटर्स में है या सेटिस्फायर्स में है अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, है रिकॉग्निशन, अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, वर्क इटसेल्फ। ये उन लोगों ने बोला है बेटा। काम में बड़ा मन लगता है हमारा, काम हमको दे तो हम खुश हो जाएंगे, यू नो। रेस्पॉन्सिबिलिटी, आई बिलीव इन टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, ये सब है कि नहीं है? ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटी, एडवांसमेंट। एडवांसमेंट का मतलब होता है कि हमको सीखने को मिल रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं, सीखना वाला है, हम सीख रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। तो जो भाई साहब थे, हर्जबर्ग नाम था इनका। किसका नाम था ये? किसने दिया है? हर्जबर्ग ने दिया है। अब तुमको हम बताएं तो तुमको बड़ा अच्छा सा लगेगा, फीलिंग गुड होगा। इन्होंने किससे ये क्वेश्चन पूछे थे? इन्होंने क्वेश्चन पूछा था इंजीनियर से। तो इंजीनियर से ज्यादा बदमाश पूरी दुनिया में कोई नहीं है। और दूसरी एक कैटेगरी उन्होंने ले ली थी अकाउंटेंट्स की। बस कहानी खत्म कर दी उन्होंने।
और उनको समझ में नहीं आया किसको ले रहे। आम आदमी से पूछते यार, तुम पूछ किससे रहो? इंजीनियर से। पूछ किससे रहो? अकाउंटेंट से। तो जरा तुम देखो, क्या कोई आदमी सैलरी से खुश होगा? नहीं खुश होगा। एडवांसमेंट मिलेगा तो खुश होगा। आप हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, हम करेंगे, खुश हो जाते हैं, हम सेटिस्फाइड होते हैं। नहीं दिया कोई बात नहीं, टाइम बच रहा अपना। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? लेकिन एक चीज जो इसमें दिख रही वो किसी को नहीं दिख रही, जो हर्जबर्ग को भी नहीं दिखी, जो हर्जबर्ग को भी नहीं दिखी है। और वो ये है कि जितने भी हाइजीन फैक्टर्स हैं, डिससेटिस्फायर्स हैं, दे आर गिवन फ्रॉम आउटसाइड, दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स। दूसरा देगा, ये देगा ना दूसरा। और जो मोटिवेशन फैक्टर्स हैं, यदि उनको देखो तो आप जरा थोड़ा सा ध्यान दो, दे आर डिपेंडेंट ऑन द सेल्फ। वो अपने ऊपर निर्भर कर रहा है। तो ससुरा हम आदमी ऐसे हैं कि दूसरे को गरियाएंगे और अपने आप कहेंगे हमसे बढ़िया कोई नहीं। यही है ना, हम यही हैं, कोई दूसरे नहीं है। किसी से आपने कहा कि हमको 1 लाख रुपए चाहिए, उसने कहा ले जाओ, और उसके पास उस दिन 99,000 मिले। बोले यार आदमी बहुत बकवास है साला, लाख रुपए मांगने 99,000 दिए यार, उधारी तो मांग रहे थे, 1,000 और दे देता तो मेरा काम आज हो जाता ठीक से। आप उसको गरिया रहे हो। लेकिन आपने 1 लाख रुपए मांगे उससे, उसने कहा मेरे पास 90 ही पड़े हैं, तो आप कहोगे अच्छा 90 ही दे दो। आप 90 लेने का, उसने 99 दिए। आपको क्या आदमी है यार। आप जरा अपने आप को ही देखो, एक ही व्यक्ति, एक ही तरह की सिचुएशन, एक ही चीज, लेकिन आपका थॉट प्रोसेस बदल गया है। बदल गया है ना, बदल गया थॉट प्रोसेस। और आगे सोचो, सैलरी मैंने बता दिया, कंपनी पॉलिसी तुमको हमने बिठा रखा बेंच पे। मैं कई बार इस तरह की बातें करता हूं, ऐसी इसी जगह पे कई होगी, हो सकता है। हम पूछे तुमको क्या चाहिए? बोले सर थोड़ा सा आराम से बैठने की जगह चाहिए। क्या चाहिए? बोले सर पीछे टेक लगाने को मिल जाए। याद आ गया? आप कहोगे, हमने कहा ठीक है दिया, अब तुम्हारा डिससेटिस्फैक्शन कम हुआ। अगली बार कहोगे सर थोड़ा सा ये टिल्ट हो जाता, और तो जब आप 10 मिनट का ब्रेक देते हो ना, वो टिल्ट होता तो वो थोड़ा सा अपन भी टिल्ट होकर के बैठ जाते, थोड़ा पीठ को आराम मिलता। टिल्ट करा दिया। बोले सर एक काम और हो सकता है क्या, ये पूरा 360 डिग्री पे, मतलब 180 डिग्री पे ऐसा हो जाए, तो ताकि बेड जैसा भी बन जाए। तो कई बार जब आप आधा आधा घंटा गायब हो जाते हो, तो थोड़ी देर हम लोग नैप मार लेंगे। हम कहेंगे ठीक है कर लो, ये भी करवा दिया। फिर आप करोगे सर आपके पास ये आजकल बोर्ड लगा लिया है आपने, इसका ऊपर वहां पे दे दीजिए, तो आप पढ़ाते रहेंगे, हम ऐसे ही देखते रहेंगे। हम पूछें बेटा फिर तुम लिखोगे कैसे? बोले सर उसकी आप कॉपी तो दे ही देते हो ना, स्कैन। तो इस बोर्ड की कॉपी तुमको हमने पहले दी भी है, तुम्हारे उस पर मोबाइल पे मिल जाती है, बहुत दिनों से नहीं दी है मैंने। तुम बताओ तुम कब सेटिस्फाई हुए? कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकता मैं। तो फिर मैंने क्या किया, बेटा बेंच पे ही बैठना पड़ेगा, पढ़ना हो पढ़ो, नहीं तो नहीं पढ़ो। लेकिन तुम किस बात से सेटिस्फाइड होते हो? कि तुमको समझ में आ रहा है, तुमको समझ में आ रहा है, इसलिए तुम सेटिस्फाइड हो। तुम्हारा सेटिस्फैक्शन किस पे है? कि समझ में आ रहा है। यदि समझ में नहीं आया तो सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। अब जो तुम पे डिपेंडेंट, हमने तुमको 10 क्वेश्चंस दिए, हमने तुमको 10 क्वेश्चंस दिए, तुमने 3 लिखे, ये सेटिस्फायर है तुम्हारा। बोले सर 3 लिख लिए, 7 क्यों नहीं लिखे? बोले लिख लेंगे सर। लेकिन तुम डिससेटिस्फाइड हो क्या? कहीं डिससेटिस्फाइड नहीं हो। 3 लिख करके सेटिस्फाइड हो, 7 लिखने के, ना लिखने के बावजूद भी तुम डिससेटिस्फाइड। लिख ले, कर लेंगे सर कर लेंगे। अरे तुम ही हो, ये कोई दूसरा थोड़ी नहीं है।
क्योंकि ये तुम पे डिपेंडेंट है। तो ये इंजीनियर थे, बेवकूफ बना के चलेगा हर्जबर्ग को। ये दूसरे पे डिपेंडेंट है, ये सेल्फ डिपेंडेंट है। जो सेल्फ डिपेंडेंट है वो सेटिस्फायर है। हम नहीं कर पाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी थी, अब नहीं ले पाए तो नहीं ले पाए, क्या करें, अब ठीक है। एडवांसमेंट होता है, हम मतलब एडवांसमेंट क्या, हम सीख लेते तो हमको अच्छा लगता है। अरे तुम गधा टाइप की बातें कर रहे हो, हम तुमसे पूछ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में क्या कमी है, तुम बता रहे हो कुछ और। गॉट माय पॉइंट? तो ये जो डगलस मैकग्रेगर की कहानी है वो समझ गया कि नहीं समझ गया। और इसीलिए चचा हर्जबर्ग ने कहा है कि भाई साहब ऐसी स्थिति है, ये डिससेटिस्फैक्शन है, डिससेटिस्फायर है, इधर इधर सेटिस्फायर्स हैं। तो जब डिससेटिस्फैक्शन जीरो होता है तब सेटिस्फायर्स काम करना शुरू करते हैं। है ऐसा कि नहीं? यदि डिससेटिस्फैक्शन तुम्हारा बहुत ज्यादा है, मान लो तुमको भूख बहुत तेज लग रही है अभी, और हम पढ़ाते चले जाएं, तुम्हारा डिससेटिस्फैक्शन ऐसे बढ़ा हुआ है, ठीक है। अब क्या करोगे तुम थोड़ी देर बाद कहोगे यार समझ नहीं आ रहा यार, फिर ऐसे झूल जाओगे, हमारे सामने देखने लगते हैं। मतलब ऐसे, अब तुमको हम बताते कैसे देखते हैं लोग मुझे, ऐसे देखते हैं, हमको समझ में आ जाता है, इनको ना समझ में आएगा। अब तो हम कहते हैं चलो जाओ देखते हैं। तो ये आप जरा देखो, इनको कहा जब डिससेटिस्फैक्शन खत्म होता है, ये जीरो है और ये माइनस है, ये प्लस है, तो डिससेटिस्फैक्शन जब खत्म होता है उसके बाद सेटिस्फैक्शन शुरू होता है। भूखे भजन ना होए भुआला वाली बात है ना, भूखे पेट भजन थोड़ी नहीं होते हैं। तो हमको डिससेटिस्फैक्शन को जीरो लेवल पर लाना पड़ेगा, और डिससेटिस्फैक्शन को जीरो लेवल लाने का मतलब होता है हमेशा थोड़ा थोड़ा हमको अपनी कंपनी की पॉलिसीज को, सैलरीज को, सुपरविजन को, टेक्निकल सुपरविजन को थोड़ा थोड़ा सा बेहतर करता रहना पड़ेगा, तब तो हमारे यहां काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये है हर्जबर्ग। तीन लोगों को हमने पढ़ा मैस्लो, हमने पढ़ा डगलस मैकग्रेगर और हमने पढ़ा हर्जबर्ग। इन तीनों की जो कहानी है वो बिल्कुल सरल सी है। तीनों के क्रिटिसिज्म्स भी हैं, आपको समझ में तो आ गया होगा हम क्रिटिसिज्म करेंगे। तुमको यदि अब ब्रेक चाहिए होगा तो हम 15 मिनट का दे सकते हैं, 20 मिनट का दे सकते हैं, आधे घंटे का भी दे सकते हैं, इफ यू विश। नहीं तो तुम्हारे ऊपर, मेरे ऊपर नहीं, तुम जो बोलोगे वो हम कर देंगे, हमको क्या है, हमको तो जाके अपने ऑफिस में बैठना है ना। तुमको मालूम है आज हम क्लास में सीधे आए, हम ऑफिस में भी नहीं गए क्योंकि हम लेट हो गए थे। मतलब हमारी चाबी अभी जेब में ही पड़ी है, जो ऑफिस खोलते हैं हम अपना,